नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आपके लिए यूपी टीजीटी, ध्यान दीजिएगा, यूपी टीजीटी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर आज हम सोल्व करेंगे। वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा डिटेल के साथ में सोल्व करेंगे, ताकि आगे अभी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कब होगा टीजीटी का एग्ज़ाम यूपी का, तो उसकी तैयारी हो सकेगी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन था अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। देखो, बच्चों ने क्या किया था, ईवी हेवेल तो पढ़ रखा है, ईवी हेवेल का पता है कि ईवी हेवेल कौन है। ईवी हेवेल एक कला इतिहासकार है। अब उसका पूरा नाम यहाँ पे लिख दिया, अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल कौन थे। तो फ्रेंड्स, हेवेल ये ईवी हेवेल ही है। अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल ये ईवी हेवेल का पूरा नाम है। इसका मतलब ईवी हेवेल कौन होगा, कला इतिहासकार। ये चीज़ आप याद रखना, ईवी हेवेल कला इतिहासकार है। कौन है, कला इतिहासकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ली कार्बूजियर कौन था। फ्रेंड्स, ली कार्बूजियर जो था ये एक वास्तुकार था। कौन था, एक वास्तुकार था। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार था। अगर इसका नमूना देखें कि इसने वास्तुकारिता कहाँ पे की है, तो इसने जो चंडीगढ़ सिटी है, क्या है, चंडीगढ़ सिटी, पंजाब में जो चंडीगढ़ सिटी है उसका डिज़ाइन इसने किया था। इसका डिज़ाइन किसने किया था, ली कार्बूजियर ने किया था। याद रखना, चंडीगढ़ का। और चंडीगढ़ के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, उसका भी डिज़ाइन ली कार्बूजियर ने किया था। चंडीगढ़ का डिज़ाइन, इसका वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दादावाद का दादा शब्द किसने चुना। फ्रेंड्स, दादावाद का जो शब्द है, दादावाद जो है, इसका शब्द था दादा। दादा का मतलब होता है लकड़ी का घोड़ा। लकड़ी का घोड़ा, जो छोटे बच्चे झूलते हैं उस पर, वो लकड़ी का घोड़ा होता है, उसको बोलते हैं दादा। ठीक है। अब देखिए, दादा जो ग्रुप था, इस ग्रुप के मुख्य थे त्रिस्टन तजारा। कौन थे, त्रिस्टन तजारा। अब मैं आपको बताऊं कि जो दादावाद है इसका घोषणा पत्र, क्या फ्रेंड्स, घोषणा पत्र, इस जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर घोषणा पत्र पूछते हैं, वेस्टर्न आर्ट पूछते हैं टीजीटी के अंदर। तो वेस्टर्न आर्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो दादावाद का जो घोषणा पत्र है ये लिखा था ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा ने। एक तो ये नाम है ट्रिस्टन तजारा, और एक नाम है ह्यूगो बाल। क्या नाम है, ह्यूगो बाल। ह्यूगो बाल, और एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा, इन दोनों ने दादावाद का घोषणा पत्र लिखा था। इन दोनों ने क्या किया था, दादावाद का घोषणा पत्र लिखा था। ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। इन पेपर को आप क्या करो, आप नोटबुक ले लो, उसमें आप ये जो चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, जो पूरी एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल के साथ में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि ये चीज़ें, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखिए, घोषणा पत्र की बात करें, जैसे बहुत सारे कला आंदोलन हुए हैं, नवशास्त्रीयवाद है, यथार्थवाद है, प्रभाववाद है, घनवाद है, जो भी है, अति यथार्थवाद है ना। तो इनके अलग अलग जो भी वाद हुए हैं, इन सभी के घोषणा पत्र भी लिखे गए हैं। इन सभी के घोषणा पत्र भी लिखे गए हैं। तो दादावाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है, ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा। तो इनका एक बंदा ये था और एक ये था, दो लोगों ने मिलकर के इसका घोषणा पत्र लिखा था। अब देखिए, मैं जो भी है और भी उनके भी नाम बता देता हूँ। एक बार वाइट कर लेते हैं स्पेस। देखिए, अभी मैंने क्या बताया, दादावाद का बताया। अब आप लिखो यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसका। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसका बता रहा हूँ, यथार्थवाद का। लिखो यथार्थवाद, यथार्थवाद का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र, यथार्थवाद का घोषणा पत्र। तो फ्रेंड्स, यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था, गुस्ताव कुर्बे ने। किसने लिखा था, गुस्ताव कुर्बे ने। आप ये सारी चीज़ें नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा, गुस्ताव कुर्बे ने। और कुर्बे जो है ये यथार्थवाद का एक कलाकार भी है, यथार्थवाद का कलाकार भी है कुर्बे। तो कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे ने क्या लिखा है, यथार्थवाद का घोषणा पत्र। और कब लिखा है, 1855 में।
आप ये भी नोटबुक में नोट कर लीजिए 1855। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए ये सन। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो सन की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये याद रखो कि यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा, गुस्ताव कुर्बे ने। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं अगला बता रहा हूँ यथार्थवाद के बाद में देखो आप। ठीक है, यथार्थवाद के बाद में मैं अगर बोलूँ भविष्यवाद का घोषणा पत्र, किसका, भविष्यवाद, भविष्यवाद का घोषणा पत्र। तो फ्रेंड्स, भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था, फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती। उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती। ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र लिखा था फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती ने। ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा, फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती। ठीक है, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को स्किप कर लीजिए, स्किप करके एक बार वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके नोटबुक में उतारिए, फिर दोबारा से चला लीजिए। ये वीडियो फ्रेंड्स आप पूरा देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आए हैं बहुत सारी, जो आपकी टीजीटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अच्छे से देखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, 4 बार देखो। आप बार बार वीडियो को देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, एक बार में सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है, धीरे धीरे बार बार आप देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को बहुत बार देखो। ठीक है, भविष्यवाद का बता दिया मैंने। अब देखो, यथार्थवाद का कौन था, गुस्ताव कुर्बे। भविष्यवाद का कौन था, फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती। ये आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। और दादा का भी कर लिया, दादा का घोषणा पत्र किसने लिखा, दादावाद का ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा ने। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो भविष्यवाद का घोषणा पत्र लिखा था फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती ने, और ये कब लिखा था, 1914 में। कब लिखा था, 1914 में। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भविष्य का है, भविष्यवाद का घोषणा पत्र है। और दादा का मैंने बताया था क्या सन, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। दादा का सन था 1916। क्या था, 1916। ये 1916 दादावाद का घोषणा पत्र का समय है, घोषणा पत्र लिखा गया था 1916 में। ठीक है फ्रेंड्स, भविष्यवाद का घोषणा पत्र 1914 में किसने लिखा, फिलिप्पो टॉमसो मैरिनेती ने। दादावाद का किसने, ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा ने। और रियलिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र लिखा वो किसने लिखा था, यथार्थवाद का घोषणा पत्र 1855 में गुस्ताव कुर्बे ने लिखा। कब, 1855 में गुस्ताव कुर्बे ने लिख लिया। इसके बाद में देखिए अगला मैं बताता हूँ क्यूबिस्ट घोषणा पत्र, यानी कि घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा, कौन सा, घनवाद का घोषणा पत्र। फ्रेंड्स, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा, घनवाद का घोषणा पत्र लिखा था अल्बर्ट ग्लेजस। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिखो आप, अल्बर्ट। ये आपके टीजीटी में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप अभी आगे पेपर सोलो करेंगे ना, तो उसमें ये सारे जो घोषणा पत्र किसके द्वारा किसने लिखा है ये आगे आएंगे। अभी देखो 3 इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट ग्लेजस और ये है, और एक बंदा और है। जैसे दादा का लिखा था ना ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा ने, उसी प्रकार घनवाद का घोषणा पत्र 2 लोगों ने लिखा, अल्बर्ट ग्लेजस और जीन मेल जिंजर। अल्बर्ट ग्लेजस और जीन मेल जिंजर। ये एक बंदा तो ये था और एक दूसरा ये था, जीन मेल जिंजर। अल्बर्ट ग्लेजस और जीन मेल जिंजर, इन्होंने घनवाद का घोषणा पत्र लिखा है। घनवाद का घोषणा पत्र कब लिखा था, 1912 में। 1912 में। अब ये 2 बंदे ये हो गए, अब इन दोनों ने एक साथ में ये लिखा। इसके बाद में एक बंदा और आता है फ्रेंड्स, घनवाद का घोषणा पत्र ये 2 लोगों ने एक बार ये लिख दिया, 2 लोगों ने मिलकर के एक पत्र ये लिख दिया। अब दूसरी बार एक बार और लिखा गया था घनवाद का घोषणा पत्र, दूसरी बार एक बंदे ने और लिखा था जिसका नाम है गिलायस अपोलिनेर। क्या नाम है, गिलायस अपोलिनेर, या आप रट लीजिएगा, अपोलिनेर, गिलायस अपोलिनेर ने। एक बंदा ये है गिलायस अपोलिनेर। तो 2 लोग पहले, ये क्या है, घनवाद का, यानी कि घनवाद का घोषणा पत्र की हम बात कर रहे हैं तो घनवाद है। तो घनवाद का घोषणा पत्र
पहले लिखा था एल्बर्ट ग्लेजिस और जीन मेल्जिंजर, जो आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। उसके बाद में लिखा है गिलाइस अपोलिनेयर ने, गिलाइस अपोलिनेयर ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ कि प्रतीकवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा। किसका? प्रतीकवाद का। प्रतीकवाद का आप ये नोटबुक में करते लिखते जाइए। प्रतीकवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो इंग्लिश में बोलते हैं। ये लिखा था जीन मॉरिस ने। किसने लिखा था? जीन मॉरिस ने। जीन मॉरिस ने। सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि प्रतीकवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? जीन मॉरिस ने। किसने लिखा था? जीन मॉरिस ने। ये हो गया प्रतीकवाद। इसके बाद में देखिए रोमांसवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? किसका? रोमांसवाद का। प्रतीकवाद के बाद में हम लिख रहे हैं रोमांसवाद। फ्रेंड्स, प्रतीकवाद का सन है 1886, 1886। ये प्रतीकवाद का है। किसका है? ये प्रतीकवाद का सन है। आप नोट कर लीजिए, प्रतीकवाद का सन 1886। ठीक है। इसके बाद में रोमांसवाद का घोषणा पत्र। रोमांसवाद का देखो, रोमांसवाद का घोषणा पत्र लिखा है आइन रैंड ने। किसने लिखा है? ध्यान दीजिएगा, आइन रैंड। इसने, आइन रैंड ने रोमांसवाद का घोषणा पत्र लिखा है। रोमांसवाद का घोषणा पत्र लिखा है। रोमांसवाद का किसने लिखा है? आइन रैंड ने। इसके बाद में देखिए एक आता है सर्वोच्चवाद। क्या आता है? सर्वोच्चवाद। उसको बोलते हैं सुपरमेटिज्म। सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? काजीमीर मालेविच ने। ये लिखा था 1915 में। कब लिखा? 1915 में। किसने लिखा? काजीमीर मालेविच। सुपरमेटिज्म का घोषणा पत्र, सुपरमेटिज्म या सुपरमेटिस्ट मैनिफेस्टो लिखने वाले कौन थे? काजीमीर मालेविच। ये नाम है फ्रेंड्स, काजीमीर मालेविच। सुपरमेटिज्म यानी कि सर्वोच्चवाद का घोषणा पत्र लिखने वाले हैं काजीमीर मालेविच। काजीमीर मालेविच। सर्वोच्चवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? काजीमीर मालेविच ने। इसके बाद में और लिखिए आप, एक आता है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद। क्या नाम आता है? अति यथार्थवाद। ये नाम दिमाग में आते ही किसका नाम आता है? साल्वादोर डाली का नाम आता है। अति यथार्थवाद। ये देखिए फ्रेंड्स, अति यथार्थवाद। ठीक है। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा गया था 1924 में। कब लिखा गया था? 1924 में। और ये किसके द्वारा लिखा गया? आंध्र ब्रेतों के द्वारा। आंध्र ब्रेतों के द्वारा। आंध्र ब्रेतों के द्वारा अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा गया। ये आप नोटबुक में ये भी कर लीजिए। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र 1924 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? आंध्र ब्रेतों के द्वारा लिखा गया। आंध्र ब्रेतों के द्वारा लिखा गया। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं, ये भी आपके टीजीटी में आ सकता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगली लिखिए, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र कब लिखा गया? 1910 में। ये आप याद कर दीजिए। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र कब लिखा गया? 1910 में। लिख लिया होगा आपने, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र 1910 में। अब देखिए, अमूर्त कला की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। अमूर्त कला की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। ये भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। 1930 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र 1910 में, और अमूर्त कला की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये आपने लिख लिया होगा। इसका मतलब दादावाद शब्द किसने चुना होगा, क्योंकि दादावाद जो है दादा का मैनिफेस्टो यानी कि दादा का घोषणा पत्र लिखा था 1916 में। कब लिखा गया? 1916 में ट्रिस्टन तजारा और ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा इन दो लोगों के द्वारा लिखा गया। तो दादा शब्द ये मुख्य था उस ग्रुप का, ट्रिस्टन तजारा दादावाद ग्रुप का जो आंदोलन हुआ था उसका, ट्रिस्टन तजारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिप्पो टॉम्सो मैरिनेत्ती कौन था? देखो फ्रेंड्स ये आ गया। अभी मैंने क्या लिखा है, अब आप नोटबुक में देखिए क्या लिखा है। फिलिप्पो टॉम्सो मैरिनेत्ती कहाँ पे लिखा है आपने? फिलिप्पो टॉम्सो मैरिनेत्ती आपने लिखा है भविष्यवाद का घोषणा पत्र लिखा था। किसने? फिलिप्पो टॉम्सो मैरिनेत्ती ने। तो आंख बंद कर कीजिए और सही कर दीजिए इसको। इसका मतलब ये जो घोषणा पत्र है इनके बारे में पूछा गया। और भी आगे क्वेश्चन आएगा, देखिए 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे आगे जो घोषणा पत्र है ना इनको लेकर के। ठीक है, तो फिलिप्पो टॉम्सो मैरिनेत्ती ने क्या किया था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र लिखा, भविष्यवाद का घोषणा पत्र लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ये हिंदू धर्म के मंदिर है, इनमें से कौन सा मंदिर है जो भारत में नहीं है? भारत में नहीं है फ्रेंड्स, अंगकोर वाट का मंदिर है। अंगकोर वाट का कौन सा मंदिर? अंगकोर वाट का मंदिर जो है ये है कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। इसका मतलब ये भारत में नहीं है। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। आप लिख लीजिए, अंगकोर वाट का हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया के अंदर है। हिंदू मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। ये भारत में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग है? पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारत की डाक टिकट पर छपी थी? भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। पाब्लो पिकासो की कौन सी पेंटिंग थी? फ्रेंड्स, इनमें से जो पेंटिंग थी वो थी 3 संगीतज्ञ। कौन सी पेंटिंग थी? 3 संगीतज्ञ नाम की एक पेंटिंग थी जो भारत के डाक टिकट के ऊपर छपी थी। गुएर्निका जो पेंटिंग है और ये है अविन्यो की स्त्रियाँ, इसको बोलते हैं अविन्यो की स्त्रियाँ। और ये पाइप पीता हुआ लड़का, ये सारी पाब्लो पिकासो की है। अविन्यो की स्त्रियाँ गणवाद की पहली पेंटिंग मानी जाती है। अविन्यो की स्त्रियाँ गणवाद की पहली पेंटिंग मानी जाती है। और पूर्णतः गणवादी पेंटिंग कौन सी है? गुएर्निका। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन। कौन है फ्रेंड्स? आनंदवर्धन। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत लिखा था। किसने लिखा था? आनंदवर्धन ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है तो 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? मनोहर का पूछा है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको पता होगा मनोहर जो है वो मेवाड़ शैली का चित्रकार है। कहाँ का है? मेवाड़ शैली का चित्रकार है मनोहर। याद रखना, मनोहर जिस प्रकार मोलाराम है। कौन? मोलाराम। मोलाराम का आपने नाम सुना होगा। मोलाराम गढ़वाल शैली का प्रमुख कलाकार है, गढ़वाल शैली का। उसी प्रकार ये मनोहर है वो मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है फ्रेंड्स, मेवाड़ ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। मेवाड़ शैली उदयपुर से संबंध रखती है। उदयपुर कहाँ से? उदयपुर से, जिसको बोलते हैं झीलों की नगरी। उदयपुर से संबंध रखती है मेवाड़, राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। तो मोलाराम जैसे कलाकार गढ़वाल का, वैसे ही मनोहर ये मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध कलाकार है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ये देखिए फ्रेंड्स, डार्क चैम्बर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। ये जो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर है ये म्यूरल है। क्या है? म्यूरल है। म्यूरल मतलब भित्ति, दीवार के ऊपर बनाया गया है। और ये कौन से शहर में बना है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये बना है लखनऊ के अंदर। कहाँ पे बना है? लखनऊ के अंदर। लखनऊ में कौन सी जगह है? रविंद्रालय भवन है। कौन सी जगह है? ये आप नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। कहाँ पे है? रविंद्रालय भवन। रविंद्रालय भवन कहाँ पे है? रविंद्रालय भवन लखनऊ में है। ये है रविंद्रालय भवन लखनऊ के अंदर
किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक का म्यूरल बनाया गया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया फ्रेंड्स, वो भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये बनाया गया है के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। ये लिख लीजिए, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। और रविंद्रालय भवन के अंदर है। रविंद्रालय भवन कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। और किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये म्यूरल है के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया। कहाँ पे है, लखनऊ में, रविंद्रालय भवन में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें, अवनींद्रनाथ तो ऐसा काम नहीं करेगा, उसने वॉश टेक्निक में काम किया, लेकिन हास्य व्यंग्य का काम नहीं किया है। रविंद्रनाथ ने भी नहीं किया है, वीरेंद्रनाथ ने भी नहीं किया है। तो कौन आएगा 11 में, सी। इसका मतलब गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने काम किया है। गगनेंद्रनाथ, भारत में पहले जो घनवादी काम किया है वो भी इसने किया है, घनवादी काम इसने किया है, और यथार्थवादी काम भी इसने ही किया है। तो हास्य व्यंग्य की बात करें तो ये काम किसने किया है, कार्टूनिस्ट जो कला है, कार्टून कला, हास्य व्यंग्य, वो गगनेंद्रनाथ ने ही किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया मोलाराम, किसका बताया, गढ़वाल का बताया। मसूर कहाँ का है, जहांगीर के दरबार का है, यानी कि मुगल काल से संबंधित है। दसवंत और बसावन का नाम आता है, ये कौन से का है, दसवंत और बसावन है अकबर के काल के। किसके काल के हैं, सॉरी अकबर के काल के हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, तो मसूर मैंने क्या बताया, जहांगीर के काल का, जहांगीर के काल का। और बसावन मैंने किसका बताया, दसवंत और बसावन, ये हिंदू कलाकार थे, ये अकबर के दरबार के कलाकार थे। इसके बाद में कौन है, गोवर्धन, ये जहांगीर के दरबार का कलाकार है। कहाँ के दरबार का कलाकार है, जहांगीर के दरबार का। अब बच गया क्या, मोलाराम, ये कौन सी शैली का कलाकार है, गढ़वाल। और गढ़वाल कहाँ से संबंधित है, पहाड़ी शैली से संबंधित है। मोलाराम एक्चुअल में गढ़वाल का है, लेकिन इस ऑप्शन को हम कह नहीं सकते। तो मोलाराम कहाँ का है, मैंने पहले ही बताया था, गढ़वाल शैली का है, लेकिन इन्होंने किसको माना है, कांगड़ा शैली को माना है। तो ये तो मुगल शैली हो गई ना, इनका तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि मसूर भी मुगल शैली का है और बसावन गोवर्धन भी मुगल शैली से संबंध रखता है। लेकिन मोलाराम गढ़वाल है, गढ़वाल वो पहाड़ी शैली है, तो कांगड़ा भी पहाड़ी है, इसका मतलब ये हम कर सकते हैं मोलाराम। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है। फ्रेंड्स, बेल की जो आकृति है ये ताम्र मोहर के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है, ताम्र मोहर के रूप में मिलती है। याद रखना, बेल की प्रसिद्ध आकृति ताम्र मोहर के रूप में मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश का जन्म नाम का चित्र जो है के हेबर के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, के हेबर, कांटीगिरी कृष्ण हेबर के द्वारा बनाया गया है। के हेबर का जन्म 1912 में हुआ था। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप याद रखा करो। बांग्लादेश का जन्म नाम से चित्र बनाया के हेबर ने। और के हेबर का एक प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई। कौन सा है, मुर्गों की लड़ाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये चित्र है, श्रृंखला है। ये चित्र क्या है, श्रृंखला, पूरी श्रृंखला बनाई है, कई चित्र बने हैं उसमें। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनाए गए हैं, रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा। तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। महाभारत, अब देखो, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज्मनामा है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज्मनामा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज्मनामा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांवरी चित्र किसने बनाया। फ्रेंड्स, सांवरी चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है, बद्रीनाथ आर्य। कौन है, बद्रीनाथ आर्य।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? ऐसा पूछा है फ्रेंड्स, जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। अब देखो, अभी ऊपर एक क्वेश्चन हम करके आए हैं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं, जिसमें हमने बोला था कि मशहूर किसके दरबार का बताया था? जहांगीर के दरबार का बताया था, जहांगीर के दरबार का कलाकार बताया था। और बसावन किसके दरबार का कलाकार बताया था हमने? बसावन मैंने बोला था अकबर के दरबार का कलाकार है, लिखा था, याद है तो देखो। तो बसावन अकबर के दरबार का कलाकार है और मशहूर जहांगीर के दरबार का, ये ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। फिर देखिए, ये मनोहर है, ये भी जहांगीर के दरबार का कलाकार है, और बिशन दास भी जहांगीर के दरबार का कलाकार है। इसका मतलब बच गया कौन? बसावन। और ये अकबर के दरबार का कलाकार है, ये अकबर के दरबार का कलाकार है। तो इसका मतलब जहांगीर के दरबार में से संबंध कौन नहीं है? बसावन का नहीं है। किसका नहीं है? बसावन का, क्योंकि बसावन अकबर के दरबार का कलाकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? फ्रेंड्स, इसमें जो है ये मशहूर था। कौन था? मशहूर, क्योंकि मशहूर ने ही जानवरों और पक्षियों की पेंटिंग बनाई है। प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण ज़्यादा किया किसने? मशहूर ने, जो जहांगीर के काल का, जहांगीर के दरबार का कलाकार था। जहांगीर के दरबार का कलाकार मशहूर, जो पक्षियों और इनका चित्रण में विशेषज्ञ था, चित्रण का विशेषज्ञ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? कौन मूर्तिकार नहीं है? इसमें फ्रेंड्स जैज रोटिया मूर्तिकार नहीं है, ये प्रिंट मेकर हैं और चित्रकार भी हैं, ये मूर्तिकार नहीं है। बलबीर सिंह कट मूर्तिकार है। सर्वरी राय चौधरी पोर्ट्रेचर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मूर्तिकार है। मीरा मुखर्जी कांस्य पद्धति के लिए प्रसिद्ध है और लोस्ट वैक्स प्रोसेस में, ये भी मूर्तिकार है। बलबीर सिंह कट इन्होंने मार्बल में काम किया है, सर्वरी राय चौधरी ने कांस्य में काम किया है, इन्होंने भी लोस्ट वैक्स प्रोसेस में काम किया है। लेकिन जैज रोटिया क्या है? प्रिंट मेक से संबंधित रखते हैं, याद रखिएगा, डी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोल शीर्षक, डोल का मतलब इंग्लिश में डोल, हिंदी में बोले तो गुड़िया। क्या बोलेंगे? गुड़िया। क्योंकि ये इसलिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि गुड़िया नाम दे देगा तो आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। तो गुड़िया श्रृंखला किसकी है? चित्र श्रृंखला है गुड़िया। ये गुड़िया श्रृंखला किसकी है? डोल विकास भट्टाचार्य की। किसकी है? विकास भट्टाचार्य जी की, विकास भट्टाचार्य जी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवलखा मंदिर या नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्माण करवाया गया? नौलखा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। तो नौलखा फ्रेंड्स का जो निर्माण है वो सोलंकी वंश के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया है? सोलंकी वंश के द्वारा। अब मैं बता दूं कि नौलखा मंदिर है कहाँ पे? ये है देवघर झारखंड में। कहाँ पे है? देवघर झारखंड में। देवघर झारखंड में है नवलखा मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सोलंकी वंश के द्वारा करवाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहाउस स्कूल स्थित था। फ्रेंड्स, बहाउस क्या था? एक स्कूल था। कैसा स्कूल? कला का स्कूल था, आर्ट एंड क्राफ्ट का स्कूल था। आर्ट एंड क्राफ्ट का स्कूल था बहाउस। क्या था? बहाउस। अब देखिए, बहाउस की स्थापना हुई थी 1919 में। ये आप नोट डाउन करते जाइए, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। बहाउस की स्थापना 1919 में विमर जर्मनी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? विमर जर्मनी में। बहाउस की स्थापना 1919 में विमर जर्मनी में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले वास्तुकार थे। कौन थे? वास्तुकार। इसका वास्तुकार था, बहाउस स्कूल का वास्तुकार कौन था? उसका नाम था वाल्टर ग्रोपियस। क्या नाम था? एक बार इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाल्टर ग्रोपियस। देखिए ध्यान से देखिए, ये लिख लीजिए आप, वाल्टर ग्रोपियस। उसका नाम था वाल्टर ग्रोपियस। तो विमर जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में। अब देखिए इसमें हमारा ऑप्शन में देखिए क्या है, ये रहा जर्मनी, तो जर्मनी में है। बहाउस की स्थापना 1919 में हुई थी विमर जर्मनी में और वाल्टर ग्रोपियस इसके वास्तुकार थे। वास्तुकार कौन थे? वाल्टर ग्रोपियस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद में मैं अगर आपको थोड़ी डिटेल और बताऊं कि बहाउस स्कूल से जुड़े कलाकार और भी थे, जिसमें नाम आता है हैंस मेयर का। किसका नाम आता है? एक सेकंड, हैंस, ये भी आप लिख लीजिए, हैंस मेयर। हैंस मेयर ये एक कलाकार हो गया। इसके बाद में दूसरा है माइस वांडर रोहे। माइस
वान डर रोहे, एक ये कलाकार है माइस वान डर रोहे, एक हेंस मेयर, एक माइस वान डर रोहे, एक कलाकार है जिसका नाम है माहौली नेगी। क्या नाम है? माहौली नेगी। ये 3 कलाकार इससे संबंध रखते हैं, और भी हैं लेकिन ये फेमस हैं। माहौली नेगी, ये आप लिख लो, हेंस मेयर, माइस वान डर रोहे और माहौली नेगी। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है। टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़े से संबंध रखता है कांथा, और ये कहाँ की है? तो ये है बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। कहाँ की है टेक्सटाइल? पश्चिमी बंगाल की। कांथा टेक्सटाइल है पश्चिमी बंगाल की। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कुछ टेक्सटाइल और है जिनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। अभी इसको जूम करके वाइट स्पेस कर लेते हैं। अभी हम कुछ टेक्सटाइल हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक टेक्सटाइल है जिसका नाम है कलमकारी। आप ये नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये इसलिए नोट करना है कि आपको टीजीटी का टीचर बनना है, तो आपको ये एग्ज़ाम में पूछने को मिल जाएंगे। इसमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं आपके लिए। कांथा भी पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो मैं लिखा रहा हूँ इनमें से कोई पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने जो इंडिया के जो फेमस जो टेक्सटाइल है, जो भी है साड़ियाँ वगैरह, जो भी कपड़े से संबंधित जो टेक्सटाइल से संबंध रखते हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ। तो आप लिख लीजिए कलमकारी। कलमकारी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये टीजीटी में आपको देखने को मिलेगा। इससे अच्छा आप मौके पे फ़ायदा उठाओ। आंध्र प्रदेश, ये लिख लीजिए आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा, आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने नाम सुना होगा चिकनकारी। तो ये यूपी से हैं तो आप इसको भी याद कर लीजिए। चिकनकारी कहाँ से है? लखनऊ से है, लखनऊ से है। ठीक है, चिकनकारी। इसके बाद में लिखिए आप चंदेरी। क्या लिखना है? चंदेरी। ये चंदेरी टेक्सटाइल कहाँ से संबंध रखती है? एमपी से, मध्य प्रदेश से। चंदेरी एमपी से। अब चंदेरी के बाद में लिखो आप पैठनी। क्या लिखना है? पैठनी ब्रोकेड। ब्रोकेड, पैठनी ब्रोकेड कहाँ से संबंध रखती है? पैठनी ब्रोकेड रखती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं ना। औरंगाबाद महाराष्ट्र, याद रखना, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैठनी ब्रोकेड। उसके बाद में लिखिए पटोला। पटोला कहाँ से संबंध रखता है? पाटन गुजरात से। कहाँ से संबंध रखता है? सॉरी फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला था? पाटन, सॉरी पटोला। पटोला कहाँ पे है? पाटन गुजरात में। कहाँ पे है? पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में और क्या चीज़ है? एक फेमस चीज़ भी है, जिस वो भी लिख लेते हैं हम, वो बाद में, पहले मैं बता देता हूँ, आप लिखना मत। पाटन गुजरात में है एक रानी की वाव, रानी की बावड़ी, रानी की वाव है। ये एक मोन्यूमेंटल है, ये एक मोन्यूमेंटल है रानी की वाव। ये कोई टेक्सटाइल नहीं है, लेकिन पटोला क्या है? टेक्सटाइल से संबंध रखता है, जो पाटन गुजरात से। रानी की वाव है, ये याद रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद में पटोला के बाद में फुलकारी। क्या है? फुलकारी। फुलकारी, ये फुलकारी कहाँ से संबंध रखती है? पंजाब से। फुलकारी कहाँ से संबंध रखती है? पंजाब से। फुलकारी के बाद में है पाशमीना। क्या है? पाशमीना। फ्रेंड्स, ये जो पाशमीना है ये कहाँ से संबंध रखती है? पाशमीना कश्मीर से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है? कश्मीर से। पाशमीना के बाद में आती है बंदनी। क्या आती है? बंदनी। लिखो बंदनी। बंदनी कहाँ से संबंध रखती है? फ्रेंड्स, बंदनी रखती है राजस्थान व गुजरात। राजस्थान व गुजरात, इन 2 जगह से संबंध रखती है बंदनी। इसके बाद में लिखिए आप कांजीवरम। क्या लिखना है? एक मिनट। कांजीवरम। कांजीवरम, ये कांजीवरम कहाँ से संबंध रखती है? कांचीपुरम। कहाँ से? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम तमिलनाडु में। आप ये जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कांचीपुरम तमिलनाडु में। तो कांजीवरम कहाँ पे पड़ती है? कांजीवरम जो टेक्सटाइल है वो कांचीपुरम तमिलनाडु से संबंध रखती है, बहुत फेमस है ये भी। इसके अलावा आप लिखिए, कांजीवरम के अलावा लिखिए किन्नौरी शावल्स। क्या लिखना है? किन्नौरी शावल्स। ये किन्नौरी शावल्स कहाँ के हैं?
किन्नौरी चावल्स। किन्नौरी चावल्स है फ्रेंड्स कुल्लू हिमाचल के। कहाँ के हैं? कुल्लू हिमाचल प्रदेश के। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है किन्नौरी चावल्स। किन्नौरी चावल्स कुल्लू हिमाचल प्रदेश की हैं। इसके बाद में आप लिखिए जामदानी। जामदानी, जाम, ये आप याद भी करना है सारा। जामदानी कहाँ से संबंध रखता है? जामदानी रखता है पश्चिमी बंगाल से। आप वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई सी भी आपको टेक्सटाइल वगैरह है ये पूछ सकता है, क्योंकि आपके टीजीटी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं, तो कोई जरूर नहीं है। तो आप लिखो जामदानी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है। जामदानी के बाद में आप लिखो मुगा सिल्क। क्या लिखना है? ये हो गया। इसके बाद में आप लिखना है मुगा सिल्क। मुगा, मुगा सिल्क। मुगा सिल्क कहाँ से संबंध रखता है? मुगा सिल्क है असम का। मुगा सिल्क कहाँ का है? असम का। मुगा सिल्क लिखो असम। इसके बाद में आप लिखो कसावू। कसावू, कसावू कहाँ से संबंधित है? ये टेक्सटाइल केरल से। कहाँ से संबंध रखता है? केरल से। कसाऊ केरल लिखो। कसाऊ केरल के बाद में लिखो लेपचा। ये हो गया। इसके बाद में लिखो लेपचा। ये लेपचा कहाँ से संबंध रखता है? सिक्किम से। कहाँ से संबंध रखता है? सिक्किम से। लेपचा लिखो सिक्किम में। इसके बाद में अगला लिखो कोटा डोरिया। क्या लिखना है? कोटा डोरिया। कोटा डोरिया लिखो केथुन। कहाँ पे लिखना है? केथुन। केथुन कहाँ पे है? राजस्थान में। केथुन राजस्थान। कोटा डोरिया ये मसूरिया साड़ी है, वहाँ की टेक्सटाइल है, बहुत फेमस है ये, केथुन राजस्थान की। कोटा डोरिया के बाद में लिखो आप अजरक। क्या लिखना है? अजरक। अजरक ये एक प्रिंट भी है। ये अजरक कहाँ से है? कच्छ। आपने सुना होगा कच्छ। कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात में और बाड़मेर राजस्थान में अजरक प्रिंट फेमस है। बाड़मेर राजस्थान, ये दो जगह है। अजरक प्रिंट कहाँ से है? कच्छ गुजरात और बाड़मेर राजस्थान से है। इसके बाद में आप लिखो नारायणपेट साड़ी। ये सोलापुर महाराष्ट्र से है। नारायण पेट साड़ी। नारायण पेट साड़ी कहाँ से है? सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र लिख लो, सोलापुर महाराष्ट्र। इसके बाद में अगली मैं बताता हूँ। अगली है कुंभी फैब्रिक। क्या है? कुंभी। कुंभी फैब्रिक। ये कुंभी फैब्रिक कहाँ की है? कुंभी फैब्रिक की है गोवा की। कहाँ की है? गोवा की। कुंभी फैब्रिक है गोवा की। गोवा की एक ही है। इसके बाद में लिखो आप बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट। ये बगरू प्रिंट कहाँ का फेमस है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट के बाद में आप लिखो मंगलगिरी फैब्रिक। क्या लिखना है? मंगलगिरी फैब्रिक। मंगलगिरी फैब्रिक। ये मंगलगिरी जो फैब्रिक है ये है आंध्रा का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश या आंध्रा का लिख दो आप, ठीक है। इसके बाद में लिखो बोमकाई साड़ी। क्या लिखना है? बोमकाई साड़ी कहाँ की फेमस है? ओडिशा। कहाँ से फेमस है? ओडिशा से। तो ये इतने टेक्सटाइल हैं जो बहुत फेमस है। तो इसमें कांथा टेक्सटाइल पूछा है, तो कांथा टेक्सटाइल कहाँ से है? बंगाल से। ठीक है फ्रेंड्स, कांथा टेक्सटाइल कहाँ से है? बंगाल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है? फ्रेंड्स गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। कौन थे? जयदेव। फ्रेंड्स अभी इस पेपर में इतने कर रहे हैं, आगे बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हैं अगले पेपर में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।